बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स या एड्स। तो रेट्रोवायरसेस के बारे में हम कुछ फेडरल में तो पढ़ चुके हैं। तो जो एड्स के काजिटिव एजेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एच आई वी होता है, और ये भी एक किस्म का रेट्रो वायरस एजेंट है। तो इसकी सबसे पहले जहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम थोड़ी बहुत करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आरएनए होता है, वायरस होता है, और ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। और डिप्लॉयड होता है, ट्यूमर प्रोडक्शन होता है, और कई किस्म के ऑर्गेनिज्म में जो है ये जो है ट्यूमर काज कर सकता है, जैसे फाउल्स, रोडेंट्स, फॉक्स, ईटीसी। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स काज करता है वो भी हमारे पास रेट्रो वायरस होता है। और उनको वायरस भी आमतौर पर कहते हैं। इनका साइज़ 100 नैनोमीटर होता है, और ये स्फिरिकल इन शेप होते हैं। और ल्यूकोसाइड पे जो है हमारे पास HIV क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ज़्यादातर क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं कि वो मखसूस होस्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास HIV है, तो ये भी एक मखसूस वायरस है हमारे पास। ये भी CD4 रिसेप्टर साइट कोलेस्ट्रोडियम, और ये रिसेप्टर साइट जो कि हमारे पास हेल्पर टी लम्फोसाइट पर अटैच होते हैं, उसके ऊपर जो है ये अटैच होता है। और ये इसका जो है रिसेप्टर होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये मंकीज़ में ग्रो करता है, लेकिन जो है ये एड्स काज नहीं करता। और ये हमारे पास DNA के साथ अटैच हो जाते हैं, और प्रो वायरस के तौर पर भी रहते हैं। प्रोफेज तो वो होते हैं जो बैक्टीरिया फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। वैसे अगर प्रोफेज आ जाए उसके RNA के साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, DNA के साथ इंटीग्रेट कर जाए, जो वायरल DNA होता है उसको, और उसके तौर पर जो रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रो वायरस कहेंगे। तो ये इसका छोटा बहुत स्ट्रक्चर था। ये HIV का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक होती हैं। ये हमारे पास कैप्सिड होती है जो कि कोनिकल होती है, सॉरी। और 2 मालिक्यूल होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के 2 हमारे पास RNA के एंजाइम होते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर ये कैप्सिड होती हैं सर्कुलर जो नज़र आती है, और प्रोटीन की स्पाइक होती हैं। और GP120 जो है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है ऊपर वाली, और नीचे वाली की अगर हम बात करें तो 40 होती है। तो ये हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर था जो हमने रिवीजन इसकी किया है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की हम बात करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो सबसे पहले इसको कहीं 1980s में जो है ये रिपोर्ट किया गया था। तो होमोसेक्सुअल में, और बाद में इसको नॉन होमोसेक्सुअल में भी जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसकी अगर हम इधर से कई किस्म की इसकी हैं सिम्टम, और 3 इसके फेजेस होते हैं। और जनरल इसकी अगर सिम्टम्स की हम बात करें, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, फॉलन लैम्फ नोड्स, जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी फंक्शंस। इसमें क्या होता है, हेल्पर टी लम्फोसाइट हमारे पास के इम्यूनिटी काज करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्पफुल होते हैं। जब वो हमारे पास कम हो जाते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कई किस्म की अपॉर्चुनिटी डिजीज़ काज करती हैं जो नॉर्मल सब्सटेंसेस में जिनको हम ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उनको हमारे पास क्या मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटिक डिजीज़। आगे देखें तो इसका काजिटिव एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो HIV है, और इसको डिस्कवर किसके ने किया था, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA ने, और वह HIV है। ये HIV का इसको नाम दिया गया 1986 में। तो HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये अफेक्ट किसके पे करता है, हेल्पर टी लम्फोसाइट पे, जो हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। जब ये होती है तो हेल्पर टी लम्फोसाइट कम हो जाते हैं, तो हमारे पास इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो होस्ट जो है दूसरी डिजीज़ जो हैं वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं।
और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो सेल होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल होते हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये मंकीज़ में बात करें तो इनको इन्फेक्ट करता है, उसमें मल्टीप्लाई भी होता है, लेकिन उसमें एड्स जो है ये काज नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, एक होस्ट स्पेसिफिक हमारे पास वायरस है। तो HIV की ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट की वजह से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से और कंटेमिनेटेड सरिंजेस की वजह से। वर्कर्स जब हेल्थ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो एड्स वगैरह के लोगों से मिलते हैं तो वो जो है कर सकते हैं एड्स ट्रांसफ़र हेल्थ वर्कर में भी। तो इसको डायरेक्ट कंटैक्ट से हमारे पास क्या करना होता है, बचना ज़रूरी होता है। इंट्रावेनस ड्रग जो हैं वो हमारे पास सरिंजेस जो है स्टीरॉयल होनी चाहिए, बिल्कुल स्टीलाइजेशन होनी चाहिए उसकी, इम्पोर्टेंट। आगे वैक्सीन उसकी अब बन चुकी है और 2001 से ही जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुज़र रही है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि ये किस तरह जो है अफेक्ट करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पास पॉइंट है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो RNA होता है, इसके ये स्ट्रक्चर है, ये अटैच होता है उसके साथ अंदर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड होती हैं हमारे पास RNA की, ऊपर ये कैप्सिड होता है, कोनिकल का इन्वेलप होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो CD4 रिसेप्टर साइट जो ये लम्फोसाइट है हमारे पास, ये वाला, ये सारा हमारे पास क्या है, लम्फोसाइट है। तो ये CD4 रिसेप्टर साइट जो होता है उसके साथ अटैच होता है सबसे पहले, और फिर जब अंदर जाता है तो एंट्री होती है उसकी, तो उसके बाद उसकी क्या होती है, अनकॉइलिंग हो जाती है और ये स्पाइक अलहदा हो जाते हैं, RNA अलहदा हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब बिल्कुल भी वो टूट जाता है, लाइसिस हो जाती है उसकी। तो पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग्स। आगे हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस एंड इंटीग्रेशंस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास होता है, जिससे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडर RNA से हमारे पास दोबारा क्या बनाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जब बनेगा तो तब ये इस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और इसी में इंटीग्रेशन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हमारे पास ये RNA का मॉलिक्यूल है, RNA मॉलिक्यूल को स्ट्रैंड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमारे पास वायरल DNA हम बनाएंगे, वायरल DNA का स्ट्रैंड बनाएंगे। और ये RNA का स्ट्रैंड पहले वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये वाला स्ट्रैंड हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा और ये RNA का जो हमारे पास स्ट्रैंड है ये बरकरार रहेगा। और इसके साथ इसकी DNA के स्ट्रैंड के साथ दूसरा DNA का स्ट्रैंड बन जाएगा, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा। पहले RNA हाइब्रिड बनेगा, फिर RNA, फिर इसकी क्या होगी, हमारे पास इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन इसकी किस तरह होगी कि ये अब उसके लम्फोसाइट के पहले साइटोप्लाज्म में था, ये सारी की सारी अनकॉयल एंट्री वगैरह ये क्या हुई है, उसके साइटोप्लाज्म में हुई है। तो अब ये उसके न्यूक्लियस में चला जाएगा, इधर न्यूक्लियस में आ जाएगा। न्यूक्लियस में उसके क्रोमोसोम के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो गई जाएगी। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, और ये इंटीग्रेशन जो होगी वो इंटीग्रेज एंजाइम के ज़रिए से होगी। वो भी हमने कल डिस्कस कर दिया था कि ये भी एंजाइम इसमें पाया जाता है। तो क्रोमोसोमल DNA ये हमारे पास ये क्रोमोसोमल DNA, और ये जो है जो हमारे पास प्रो वायरस के तौर पर इसके साथ अटैच हो गया है हमारे पास ये वायरल DNA। और वायरल DNA से फिर आगे हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन से RNA बनेगा, और RNA जो है वो उसके पास अगर तीसरा स्टेप जो है
जो है आरएनए बनाएगा, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन के आगे उसके आगे दोबारा कोट वगैरह बनेंगे और वो बड ऑफ हो जाएगा। तो तीसरा प्रोसेस इसका ये है कि वायरल प्रोटीन आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे वायरल प्रोटीन बनेगी एंड और प्रोटीन के बाद उसके बाद दोबारा उसके ऊपर कोट वगैरह बनेगी आरएनए के ऊपर और ये वो निकल जाएगा। और जब निकलेगा उस वक़्त उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें नहीं होंगे। और बाद में वो बना लेगा अपने। जब आरएनए और प्रोटीन बनेंगी तो चौथा प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, इसका असेंबली एंड रिलीज न्यू कैप्सिड असेंबल्ड अराउंड दी आरएनए, मतलब कैप्सिड उसके ऊपर फिर बन जाएगा आरएनए के ऊपर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड मालिक्यूल्स एंड बड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी मालिक्यूल होंगे। न्यू capsid assembled around the viral DNA and attached reversed transcriptase molecule and bud from the plasma membrane। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मालिक्यूल भी बनेंगे जो इधर शो हमारे पास ये नहीं किए हुए, बल्कि इसके पास ये। तो इस तरह ये सेल के बाहर चला जाएगा, ये हमारे पास पंजाब से। आगे HIV के लाइफ साइकिल में फेडरल बोर्ड बुक से पढ़ें तो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया था, जो है मोंटेंजियर्स जो था डायरेक्टर वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर एड्स, और फार्कोनी बैरसाइनोसी जो पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस का था, उनको नोबेल प्राइज़ इनके रिसर्च की वजह से 2008 में जो है दिया गया था कि उन्होंने ये क्या किया था, इसके को डिस्कवर किया था, इसके वायरस। आगे जब ये HIV अफेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन के सेल्स को, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले तो वो CD4 रिसेप्टर के साथ उसकी ग्लाइकोप्रोटीन का जो है वो एनवेलप एक्ट करता है, और दूसरी दफ़ा जो सेकंड रिसेप्टर के साथ अटैच होता है GP120, जो सेकंड रिसेप्टर के साथ अटैच होता है एक प्रोटीन के साथ जिसको हम कहते हैं कैमोकाइन रिसेप्टर्स। तो ये भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखा हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। वायरोन आगे एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से हमारे पास सेल में अंदर दाखिल हो जाएगा और बडन के ज़रिए से बाहर आ जाएगा, बड ऑफ हो के एंडोसाइटोसिस के। और जब इनसाइड होगा तो वो फिर आगे उसकी अनकोटिंग होगी, आगे आरएनए से आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस पर एक्ट करेगा तो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या डीएनए बनेगा। और इस तरह जो डबल स्ट्रैंड आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेडरल में भी पंजाब में भी लिखा हुआ है। आगे इंटीग्रेज एंजाइम उसकी आगे इंटीग्रेशन करवाएगा होस्ट के डीएनए में और ये प्रो वायरस के तौर पर काम करेगा। ये प्रो वायरस के तौर पर काम करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी उसकी डीएनए में, और फिर डीएनए से फिर ट्रांसलेशन होगी लार्ज प्रोटीन में, और उसके बाद जो है इसकी तोड़ फोड़ की जाएगी क्लीव्ड बाय द वायरस इन कोडेड प्रोटीज टू फॉर्म द वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब वो जो उसकी बन जाती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, तो आगे उसकी प्रोटीएज एंजाइम की वजह से जो है क्लीव्ड होती है प्रोटीन्स की। तो ये स्ट्रक्चर उसके तीसरा जो एंजाइम था हमने ये उसका स्ट्रक्चर है। तीसरा एंजाइम जो था उसका प्रोटीएज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये उसका प्रोसेस है। आगे इमेच्योर वायरोन्स जो है उसकी बात करें तो साइटोप्लाज्म में होता है और उसकी क्लीवेज होती है, और वायरल प्रोटीएज एज इमेच्योर वायरोन्स बड फ्राम द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से जो इमेच्योर वायरोन होता है उसकी बडिंग के ज़रिए से वो क्या करता है, निकल जाता है एंड और फिर उसके बाद उसकी मैच्योरेशन होती है।
बाकी आगे वही चीज़ लिखी होती है। मेन कंपोनेंट ह्यूमन की जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम का क्या होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जो हमारे पास अफेक्ट कर देता है तो इम्यूनिटी उससे काज होती है, लेकिन खुद तो ये बीमारी काज नहीं करता। तो इसकी वजह से हमारे पास जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसकी वजह से कई किस्म की हमारे पास बीमारियाँ काज होती हैं। ये इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है। सब पहला स्टेक अटैचमेंट एंट्री, फिर दूसरा ये अंदर चला गया है और हमारे पास इसका कभी वायरल कोर ये बाहर है और कोट अंदर गया है। कोट इसका ये आप देख सकते हैं। तो कैप्सिड अंदर गया है तो वायरल आरएनए उससे हमारे पास डीएनए बना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है। तो इसका वायरल आरएनए हमारे पास इधर इंटीग्रे उधर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और डीएनए की फिर ये इधर होस्ट के डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। वहाँ से हमारे पास मैसेंजर आरएनए, जेनोमिक आरएनए, जेनोम सेल का आरएनए बनेगा और इसका अपना आरएनए बनेगा और इससे आगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनेंगे। प्रोटीएज एंजाइम उसकी प्रोटोलाइटिक करेगा, फिर बर्ड ऑफ हो जाएंगे, फिर यही इसका जो है लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो मेन डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, एड्स की सिम्टम्स ऑफ एड्स जो हैं वो फेडरल और पंजाब में हैं। तो इसके जो है एड्स के जो है स्टेजेस की बात करें तो ये 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एसिम्प्टोमिक कैरियर, मतलब उसमें कुछ थोड़ी बहुत पहले हमारे पास अलामात अपीयर होंगी, सिम्टम अपीयर होंगी, फिर 9 मंथ और इससे ज़्यादा तक हमारे पास क्या है कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट हम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरा जो सिम्टम होता है एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स ARCB इसको कहते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है उसकी भी अपनी जो है लैम्फ नोड ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लू वगैरह, और इस तरह फुल ब्लोन एड्स एंड पे जो लास्ट स्टेज होती है उसकी होती है। अब इनकी हम सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फीवर होती है, चिल होती है, एचिज़, स्वोलन लैम्फ नोड और इची रैश होती है। तो उसके बाद हमारे पास ये डिसअपीयर हो जाती हैं जल्दी ही अलामात, और उसके बाद हमारे पास 9 मंथ तक और इससे लंगर अरसे तक भी हमारे पास कोई भी जो है अलामत ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जो है HIV का ब्लड टेस्ट है वो पॉजिटिव जो है शो हो सकता है और वो पर्सन हाईली इन्फेक्शियस भी हो सकता है। आगे एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स की बात करें अगर तो ये स्वोलन लैम्फ ग्लैंड्स इन नेक, आर्मपिट और ग्रोइन रीजन जो है उसमें लैम्फ नोड स्वोलन हो जाती हैं। अदर सिम्टम्स की अगर बात करें तो नाइट स्वीट, परसिस्टेंट कॉफ, फ्लू एंड परसिस्टेंट डायरिया, लॉस ऑफ मेमोरी, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली और लॉस ऑफ जजमेंट एंड डिप्रेशन। ये सारी की सारी अलामतें जो है हमारे पास एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स में आती हैं। और फुल ब्लोन एड्स जो फाइनल स्टेज होती है और सीवर वेट लॉस होता है और वीकनेस किसकी वजह से होती है, डायरिया की वजह से जो हमारे पास पीछे चल रही थी। आगे इनफैक्ट ये भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये अफेक्ट करती है। अगर और एक और बीमारियों की बात करें तो कैपेसी सार्कोमा ये कैंसर की फॉर्म है, ये भी हमारे पास क्या है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है। और न्यूमोसिस्टिस कैरनी ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं दोनों। ये जो न्यूमोसिस्टिस कैरिनी जो है नमूनिया जो है वे ये भी डिजीज़, और कैपोसी सार्कोमा डिजीज़ क्योंकि ये पंजाब में नहीं है तो अगर ये कहीं आ गया तो हैरान हो सकते हैं पंजाब के स्टूडेंट्स। ट्रीटमेंट की इसकी अगर बात करें तो क्लियर कट बिल्कुल वाज़े ट्रीटमेंट हमारे पास तो नहीं है। लेकिन अगर अब बात करें तो CD4 रिसेप्टर साइट पे जब अटैक कर देते हैं एंजाइम्स उस वक्त हम एंटीवायरल डिजीज़ और लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और कई किस्म के इसके जो है डिफरेंट 10 तक डिफरेंट मेडिकेशन हो चुकी हैं और वो डिपेंड करता है कि कितना लोड हो गया हमारे पास वायरस का, कितने हमारे पास अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, और पेशेंट की अपनी जो है कंसेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसकी
थेरापी की। द HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस जो है, जितना जितना हमारे पास वायरल लोड जो है, मतलब जितना लिविंग वायरस ज़्यादा होगा उतना हमारे पास इसके कितने होंगे चांसेस ऑफ एड्स के बढ़ने के, वो ज़्यादा होंगे। और इसको जितना जल्दी इसको डिस्कवर करके उसका इलाज किया जाए उतना फ़ायदा होगा। मतलब वायरल लोड की अगर बात करें, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वायरस एट विच इट इज़ डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिजम्स। वो क्वांटिटी होती है वायरस की जो ऑर्गेनिज्म में डिटेक्ट होती है, ये बड़ा और अहम रोल प्ले करती है इसके ट्रीटमेंट में। क्या अब हमको ट्रीटमेंट हमने शुरू करना चाहिए या नहीं। आगे मायर्स की बात करें तो मायर जनरल मायर होते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। ब्लड कंटैक्ट से ब्लड की स्क्रीन की जाए हमारे पास, इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट से हमारे पास बचा जाए, इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया जाए। और अगर हम देखें तो सरिंजेस ब्रीस्ट सरिंजेस वगैरह जो हैं वो कंटेमिनेटेड होने चाहिए। टावल्स और रेज़र जो बार्बर्स शॉप पे हैं उनको भी हम बिल्कुल साफ़ और कंटेमिनेटेड रखें, और डायरेक्ट कंटैक्ट से जो है वो बचें। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो तो स्क्रीनिंग करने ब्लड की, अगर जो एड्स का पेशेंट तो उसके तो ब्लड फिर न लें। तो मदर जिसको है एड्स तो वो अपने बच्चों को फीडिंग भी ना करें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम आपने बिल्कुल स्टीराइज़ करें, टोश ब्रश और ब्लेड्स वगैरह को स्टीराइज़ करें। आगे इसकी बात करें तो किन कुछ चीज़ों से हमारे पास जो है वो एड्स ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे हमारे पास शेकिंग हैंड, हगिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्विमिंग इन द सेम पूल। आगे एड्स जो है इंटीमेट ऑब्जेक्ट से भी नहीं होता हमारे पास, टेलीफोन से नहीं होता, ऑफिस मशीन से नहीं होता, और मतलब ये सारी के साथ जो इंटीमेट, और ना ही किसी मॉस्कीटो और अदर इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है। स्टेटिस्टिक की बात करें 2007 के हैं, तकरीबन अडल्ट ग्लोबली 30.8 मिलियंस हैं, और वुमेंस जो है वो 15.5 मिलियन हैं, और चिल्ड्रन जो हैं 15:2.5 मिलियन, और इससे हमारे पास क्या है कम है। और डेथ की बात करें 1.7 मिलियन जो है वो अडल्ट, और ये इससे डेथ है इनकी।